पूरे देश में देखिए नए साल के स्वागत की तैयारियां तमाम है। बड़ी तादाद में लोग वेकेशन पर निकलते हैं, लेकिन कहीं घना कोहरा सुहाने सफर पर ब्रेक ना लगा दे। इसके लिए सबसे पहले बात मौसम और कोहरे की करने जा रहे हैं हम। देखिए आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। दिल्ली एनसीआर से लेकर चंडीगढ़, पटना, हरियाणा, लखनऊ कोहरे की चादर में पूरी तरीके से लिपटे हैं। ऐसे में कई ट्रेनें लेट हैं, लेकिन गुड न्यूज निकल कर आई है कि अब कोहरे को मात देने वाला कवच 4.0 आ चुका है। वडोदरा मंडल के 96 किलोमीटर लंबे बाजवा अहमदाबाद रेल खंड पर स्वदेशी कवच 4.0 को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि कवच 4.0 के इंस्टॉल होने के बाद कम विजिबिलिटी में भी ट्रेनें अपनी निर्धारित स्पीड से दौड़ सकेंगी। साथ ही साथ रेलवे प्रशासन का कहना यह भी है कि आने वाले समय में कवच 4.0 सुरक्षा सफर की गारंटी बनेगा। कवच 4.0 भारतीय रेलवे की स्वदेशी और एडवांस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसमें देखिए रेल हादसों को रोकने, कोहरे में भी ट्रेन के सफ़र को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो कोहरे का तोड़ अब आ चुका है। उत्तर भारत में कोहरे ने जिंदगी को करीब करीब थाम सा दिया है। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार कम है, ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है, लेकिन रेलवे के कुछ रूट ऐसे हैं जहां ट्रेनों की आवाजाही को कोहरा भी नहीं थाम पाया है। इन ट्रैक पर रेलवे का कवच 4.0 ट्रेन की ढाल साबित हुआ है। रेलवे के 738 किलोमीटर रूट पर ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली कवच 4.0 काम कर रहा है और अब इसमें वडोदरा अहमदाबाद रेलवे रूट भी शामिल हो गया है। ये रेलवे की सुरक्षा को बहुत ही बड़े अंतर से बढ़ाएगी। जो इस प्रणाली हम लगाई है, आज ये बड़ौदा से अहमदाबाद तक कमीशन होने वाली है। ये ट्रेन का पहला रन है। ये होने के बाद ये जो ट्रेन में एक स्पैड कहते हैं कि अगर ड्राइवर लाल सिग्नल पे पार करेगा तो ट्रेन अपने आप रुकेगी, ये हो जाएगा। और स्पीडिंग नहीं हो पाएगी, जहाँ जिस स्पीड पे चलना है उसी स्पीड पे ट्रेन चलेगी। यही नहीं सिर्फ, बट दो ट्रेन एक दूसरे से टकराने का जो एक्सीडेंट्स पहले हुए वो पूरे एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके साथ ही बाकी भी सुरक्षा के बहुत सारे जो पॉइंट्स हमारे होते हैं, टेक्निकल होते हैं, वो भी ये कवच प्रणाली कवर करेगी। घने कोहरे के बीच तो रेलवे का कवच 4.0 बड़ा मुफीद साबित हुआ है। दरअसल ये सिस्टम एक तरह से रेलवे ट्रैक पर सुरक्षित सफर की गारंटी साबित हुआ है। अब सवाल है कि ये काम क्या करता है। दरअसल देश में बना कवच 4.0 सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि ट्रेन तय स्पीड से ही चले। कवच 4.0 कोहरे या भारी बारिश के बीच कम विजिबिलिटी में लोको पायलट को सिग्नल की पूरी जानकारी देता है। अगर गलती से लोको पायलट सिग्नल को नजरअंदाज करता है तो ये कवच खुद ब खुद ट्रेन को थाम देता है। इतना ही नहीं, दो ट्रेनें अगर एक ही ट्रैक पर आमने सामने हो तो कवच 4.0 खुद ब्रेक लगाकर ट्रेनों को टकराने से भी रोकता है। रेलवे ने ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच का पहला ट्रायल 2016 में किया था। पिछले साल 16 जुलाई 2024 को एडवांस कवच 4.0 को मंजूरी मिली थी। तब से अब तक कई रूट्स पर रेलवे का ये कवच बखूबी काम कर रहा है और अब इसे 96 किलोमीटर के बाजवा अहमदाबाद रेलखंड पर लगाया गया है। यही नहीं, रेलवे का प्लान अगले 6 साल में सभी रूट को कवच 4.0 से लैस करने का है। हेताली शाह, खेड़ा, गुड न्यूज टुडे। दरअसल कवच भारतीय रेलवे का स्वचालित सुरक्षा प्रणाली सिस्टम है, जिसके जरिए रेलवे ट्रेन हादसों को रोकने का प्लान है। कवच 4.0 देश में ही तैयार किया गया एटीपी यानी कि एडवांस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसके तहत हर किलोमीटर पर ट्रैक पर FRID टैग लगाए जाते हैं। इस सिस्टम के जरिए RFID सिग्नल और ट्रैक से जुड़ी तमाम जानकारी लोको पायलट तक पहुंचती है। इस तरह ये सुरक्षा प्रणाली रेलवे के सिग्नल सिस्टम के साथ साथ पटरियों पर दौड़ रही ट्रेनों की स्पीड को नियंत्रित करती है। जी हाँ, देखिए गुंजन, जब किसी वजह से लोको पायलट रेलवे सिग्नल को जंप करता है तो कवच सिस्टम एक्टिव हो जाता है फौरन, और एक्टिव होते ही कवच सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट कर देता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स को कंट्रोल करने लगता है। इसके साथ ही कवच सिस्टम को अगर पता चल जाए कि एक ही पटरी पर दूसरी ट्रेन भी आ रही है तो वो दूसरी ट्रेन को अलर्ट भेजता है और दूसरी ट्रेन एक निश्चित दूरी पर आकर खुद ब खुद रुक जाती है, यानी एक्सीडेंट होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ये पूरी सुरक्षा प्रणाली।
उत्तर भारत को ठंड ने अपने आगोश में लेना अब शुरू कर दिया है। कड़ाके की सर्दियों का दौर का आरंभ हो चुका है। ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में पारा गिर गया है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरा इतना ज्यादा है कि सुबह के वक्त कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई। घने कोहरे की वजह से हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी हो रही है, तो वहीं पर कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि अब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ख़ास ख्याल रखें। ट्रेन की टाइमिंग घर से देखकर ही निकलें, क्योंकि कोहरे के साथ साथ ठंड भी बढ़ गई है, जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। और कई ट्रेनें लेट भी चल रही हैं, साथ ही साथ रद्द भी हो रही हैं। ऐसे में पहले से आपको स्टेटस देख लेना चाहिए, उसके बाद ही ट्रैवल शुरू करना चाहिए। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को इस वक्त घने कोहरे की चादर ने ढक रखा है। ज्यादातर इलाकों में जबरदस्त कोहरा पड़ रहा है। विजिबिलिटी पर सीधा असर पड़ा है और इसका असर पड़ा है ट्रांसपोर्ट पर, चाहे ट्रेन का ट्रांसपोर्ट हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो या फ्लाइट्स हो, सब कुछ डिले चल रहा है। हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। जगह जगह पुलिस उन्हें एहतियात बरतने के लिए कह रही है। मोबाइल पर भी मैसेज आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि गाड़ी हाईवे पर कोहरे के दौरान सावधानी से चलाएं। लेकिन जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो असर पड़ता है ट्रेनों पर। हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और यहाँ आने पर पता चला कि जो भी ट्रेन, खास तौर से जो ट्रेनें उत्तर भारत की तरफ से आ रही हैं, ज्यादातर ट्रेनें देरी से चल रही हैं। समय से 3 घंटे से 4 घंटे का विलंब इस वक्त बेहद आम है, क्योंकि पूरी रात जबरदस्त कोहरा पड़ा है और उसका इम्पैक्ट पड़ा है और यही वजह है कि ट्रेनें लेट चल रही हैं। और अभी फिलहाल जो मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले वक्त में उत्तर भारत में इसी तरीके से कोहरे का प्रभाव रहेगा। तो अगर आप ट्रेन से अपनी यात्रा कोई शेड्यूल करते हैं तो कोहरे को ध्यान में जरूर रखें, क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट चल रही हैं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। कोहरे में ट्रेन का लेट होना आम सी बात है, लेकिन इससे घने कोहरे में जनजीवन पर बुरा असर पड़ता है। अनुमान है कि कोहरे की वजह से दिल्ली की ओर आने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनें 7 घंटे की देरी से चल रही हैं। इनमें राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे के मुताबिक घने कोहरे में सुरक्षित सफर के लिए ट्रेन की स्पीड घटानी पड़ती है। खास करके सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। ऐसे में कवच 4.0 तकनीक बेहद अहम होगी। रेलवे का लक्ष्य अगले 6 साल में सभी रूट्स को कवच 4.0 से लेस करने का है। उम्मीद यही है कि जल्द ही भारतीय रेल के मुसाफिरों को कोहरे से सुरक्षा कवच मिलेगा और खराब मौसम में ट्रेन समय पर पैसेंजर्स को मंजिल तक पहुंचाएगी। नए साल का आगाज और कपकपाती ठंड, उसके बीच में हम हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के साथ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। पाकिस्तान एक तरफ, लेकिन सख्त निगाहें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की इन जवानों की दूसरी तरफ। और जाहिर सी बात है, इन दिनों सतर्कता बढ़ जाती है। लोग अपनी रजाइयों में होते हैं, लेकिन ये जो जवान है ये कड़क जवान है। इसी वजह से आप देख सकते हैं सुबह हो शाम हो, घना कोहरा क्यों ना हो, इनकी निगाहें बनी रहती हैं। खास तौर पे उस समय जहां पे किसी तरह की भी गतिविधि पाकिस्तान कर सकता है। अब ये देखिए, ये जो टेरेन अपने आप में है ये बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कॉन्सेंटीना वायर्स हैं, स्मार्ट फेंसिंग भी चल रही है। उसी बीच में ये जो टेरेन है, खासतौर पे अमृतसर बॉर्डर का, ये सबसे अहम रहता है। 553 बॉर्डर है वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसी बीच में सतर्कता बिल्कुल बनी हुई है। खासतौर पे हम ड्रोन एक्टिविटी की बात करें, 280 से ज्यादा ड्रोन्स इस साल भर में आ चुके हैं। और जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ फुट पेट्रोलिंग, जो कि टैक्टिकल चलना जवानों के साथ इस वक्त बहुत अहम हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस वक्त लगातार गश्त लगाते हुए, और आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त जो तैनाती है वो अतिरिक्त कर दी गई है। चाहे सारी बॉर्डर सिक्योरिटी है, कई जगह कोमिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, जॉइंट ऑप्स चल रहे हैं। और इसी वजह से हमने देखा है कि लगातार आप देख सकते हैं, पीछे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, घना कोहरा है। और उसके बावजूद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ये जवान लगातार पेट्रोलिंग करते हुए, लगातार गश्त लगाते हुए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ये जवान
पुरुष और महिलाएं लगातार गश्त लगाते हुए, और इन्हीं की वजह से आज देश महफूज है। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। तो ठंड जबरदस्त देखने को मिल रही है, कोहरे की चपेट में पूरा देश है, लेकिन जवान जो है लगातार मुस्तैद हैं, आन बान शान के लिए लगातार मौके पर मौजूद है बीएसएफ के तमाम जवान। देखिए, कड़ाके की ठंड के बीच जवानों का बुलंद हौसला राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जवान 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के लिए परेड की रिहर्सल लगातार कर रहे हैं। सुबह सुबह आर्मी के बैंड और जवानों के कदम ताल दिल्ली की ठंड का अपनी आगोश के साथ चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार चारों ओर कोहरे की हल्की चादर और हवा में घुला प्रदूषण भी है, लेकिन ये सब जवानों के उत्साह को डिगा नहीं सकता। जवानों की सधी हुई चाल और दमदार उपस्थिति ने कर्तव्य पथ को देशभक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंग दिया है। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन जवान परेड करते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र और सैन्य शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इसकी शुरुआत साल 1950 में हुई थी और तब से ये परंपरा निरंतर जारी है। इस भव्य आयोजन के लिए महीने पहले से रिहर्सल शुरू हो जाती है, ताकि परेड के दिन हर कदम, हर सलामी और हर प्रदर्शन पूरी शान के साथ नजर आए। 3 तस्वीरें रिहर्सल में। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों को सफेद कोहरे की चादर ने ढक के रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ ठिठुरन बढ़ाती ठंडी हवा भी लोगों को परेशान कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली इलाके में, जहां पर आप देखिए विजिबिलिटी काफी कम है, ठंड बहुत ज्यादा है, ठिठुरन बढ़ाती हवाएं चल रही हैं, लेकिन 26 जनवरी की तैयारी आप देखिए यहां पर बदस्तूर जारी है। सुबह के वक्त तकरीबन 4 बजे के आसपास ही तमाम जवान यहां पर पहुंच जाते हैं, जो 26 जनवरी को परेड में हिस्सा लेंगे उसकी यहां पर बाकायदा प्रैक्टिस की जाती है। सुबह का वक्त है और आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ पर ठंड के बीच में यहां पर प्रैक्टिस जारी है। मौसम की अगर हम बात करें तो अभी आने वाले वक्त में न तो इन ठंडी हवाओं से छुटकारा मिलने वाला है, न ही फॉग से। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम की यही स्थिति रहेगी। इसी तरीके से घना कोहरा तमाम इलाकों में छाया रहेगा और साथ ही साथ टेम्परेचर मिनिमम जो है वो 10 डिग्री के नीचे 7 के आसपास पहुंच गया है और साथ ही साथ मैक्सिमम टेम्परेचर भी 16 से 17 डिग्री बने रहने की आशंका है, यानी कि ठंड आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। मैदानी इलाकों में ठंड है तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी भी है, जो सैलानियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये बर्फबारी नए साल का सेलिब्रेशन भव्य बनाने वाली है। लोग नया साल खास बनाने के लिए पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। मनाली, गुलमर्ग से लेकर दार्जिलिंग तक टूरिस्ट नए साल के सेलिब्रेशन के लिए उमड़े हैं। ठंड और बर्फबारी के सीजन में उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक सेलिब्रेशन की मेगा तैयारियां नजर आ रही हैं। मनाली की रौनक बता रही है कि यहाँ नए साल का सेलिब्रेशन कितना भव्य होने वाला है। 3 दिनों के भीतर करीब 50,000 से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पहुँच चुका है। करीब 8,000 गाड़ियाँ दूसरे राज्यों से पर्यटकों को लेकर यहाँ पहुँची हैं। मनाली के होटल्स में ऑक्यूपेंसी 90% तक हो चुकी है। एक तरह से कहें तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले ही मनाली हाउसफुल है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम रोपवे करके आए हैं और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज करेंगे यहाँ जोलांग वैली में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड है बट ऐसा नहीं है कि आप सह नहीं सकते। जो लोग नए साल का जश्न मनाने हिमाचल पहुँचे हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि नए साल पर यहाँ का जश्न जबरदस्त तरीके से बर्फीला होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो 30 दिसंबर से राज्य में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना है। बर्फबारी का इंतजार यहाँ सभी को है। अमेजिंग फील कर रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग है, स्नोफॉल अभी तक आया नहीं है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोल के रखा है कि नेक्स्ट 3 डेज में तो आने वाला है। क्रिसमस को तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट था, अभी जो है न्यू ईयर में जो है बर्फ आने की संभावना है, तो इससे जो है क्राउड और बढ़ सकता है, टूरिस्ट और ज़्यादा आने की संभावना है। हिमाचल में भले नए साल पर बर्फबारी का इंतजार हो रहा है, लेकिन कश्मीर पर मौसम पहले ही मेहरबान है। यहाँ बर्फबारी के बाद से ही माहौल देखते ही बन रहा है। गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी के बाद से मौसम ठंडा बना हुआ है।
जो लोग नए साल के सेलिब्रेशन के लिए गुलमर्ग पहुंचे हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि नए साल की पूर्व संध्या पर एक बार फिर बर्फबारी के आसार हैं। गुलमर्ग में प्रेडिक्शन से पहले ही हल्की फुल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। मेरे आसपास आप देख रहे होंगे जो स्नोफ्लेक्स हैं, हमेशा इसको कहा जाता है कि काफी मैजिकल पार्ट ऑफ नेचर है स्नोफॉल, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो इससे खूबसूरत चीज आपको देखने को नहीं मिल सकती। मेरे आसपास सफेद चादर बर्फ की अभी बिछी हुई है। कुछ दिन पहले यहाँ काफी भारी जो है बर्फबारी हुई थी और मौसम विभाग का माने तो 30 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक जो है बर्फबारी जो है हो सकती है, मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल, खासकर पहाड़ी इलाकों में। तो बहुत अच्छी खबर है यहाँ के पर्यटन के लिए। और गुलमर्ग में इस वक्त काफी पर्यटक आ चुके हैं नया साल मनाने के लिए, और जो ईयर एंड हॉलीडेज हैं उसके लिए जब बर्फ का सुना है लोगों ने, तो यहाँ की तरफ जो है ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं। नए साल के जश्न का माहौल केवल हिमाचल और कश्मीर में ही नहीं बना है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी नया साल सेलिब्रेट करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। यहाँ के मॉल रोड पर रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ भी पर्यटक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि सुबह शाम कोहरा है, फिर भी यहाँ आए लोग मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। दार्जिलिंग का मतलब ही ठंड है और इसी ठंड का मजा लेने हम यहाँ आए हैं। हम इसके लिए पहले से तैयार थे, इसलिए कुछ गर्म कपड़े अपने साथ लाए हैं और कुछ यहीं से खरीदे हैं। साथ ही हम यहाँ की मशहूर गर्म दार्जिलिंग चाय का आनंद ले रहे हैं। अभी सीजन की सबसे जबरदस्त बर्फबारी कश्मीर के हिस्से आई है। एक तरह से कहें तो यहाँ पहुँचे पर्यटकों को कुदरत ने नए साल का तोहफा एडवांस में दे दिया है। जो लोग नए साल के सेलिब्रेशन के लिए हिमाचल में हैं, उनके लिए भी नए साल पर बर्फ वाला सीन बन रहा है। फिलहाल तो उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक सेलिब्रेशन की मेगा तैयारियां नजर आ रही हैं। दार्जिलिंग से कायस अंसारी, गुलमर्ग से मीर फरीद और मनाली से मनविंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नया साल आने वाला है और 2025 बीतने वाला है। ऐसे में क्या हम क्या खास, हर कोई अपने आराध्य के दर पर पहुंच रहा है। नए साल के शुभ होने की कामना और बीते साल के लिए धन्यवाद देने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देश के जाने माने उद्योगपति अनंत अंबानी भी शिरडी के साईं बाबा के दरबार में माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान अनंत अंबानी ने बाबा के चरणों में सर झुकाकर आशीर्वाद लिया और रिलायंस उद्योग समूह की ओर से 5 करोड़ रुपए का दान किया। अनंत अंबानी ने 5 करोड़ रुपए का चेक साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर को सौंपा। ये कोई पहली बार नहीं है। अंबानी परिवार अपने धार्मिक कार्यों के लिए शुरू से ही सुर्खियों में रहता है। समय समय पर अंबानी परिवार के सदस्य देश के प्रसिद्ध मंदिरों में माथा टेकते हैं और डोनेशन भी देते हैं। देखिए, साईं धाम का अंबानी में इससे पहले नीता अंबानी भी कई बार शुभ काम से पहले साईं बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंची। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से हर बार जब भी कोई मौका आता है तो अंबानी परिवार हमेशा मंदिर में पहुंचता है, मत्था टेकता है और एक चढ़ावा भी निश्चित चढ़ाया जाता है और ऐसे तस्वीरें हर बार निकल कर आती हैं। देखिए तस्वीरें किस प्रकार से अनंत अंबानी पहुंचे साईं दरबार में और उन्होंने मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। तुम ही गजानन, तुम विघ्नेश्वर, तुम ही साईं दत्त दिगंबर। तुम ही गजानन, तुम ही गजानन। आज उद्योगपति श्रीमान अनंत अंबानी ये भी बाबा के दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने शाम की जो है वो बाबा की धूप आरती की और आरती के बाद जो है वो साईं बाबा संस्थान को जो है वो 5 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट डोनेशन जो है वो उन्होंने दिया है। उनके साथ जो है संस्थान के अलग अलग जो चैरिटी एक्टिविटी चलती है उसके बारे में भी उनके साथ बातें हो गई और उन्होंने भी जो है संस्थान को जो भी चैरिटी वर्क के लिए जो भी डोनेशन लगेगा सब हम देने के लिए तैयार है, ऐसा भी आश्वस्त किया। नए साल पर दर्शन के लिए शिरडी के साईं मंदिर और गुजरात में अंबाजी शक्तिपीठ में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं। देखिए
साईं बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। नए साल पर कई श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर ढोल नगाड़े के साथ नाचते झूमते शिरडी साईं दरबार पहुंचे। नए साल पर शिरडी में भक्तों की तादाद 2 लाख से ज्यादा हो सकती है। हर किसी को साईं के दर्शन हो सके, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट ने 31 दिसंबर को साईं बाबा मंदिर पूरी रात भर खुला रखने का ऐलान किया है। हर साल का आखिर का दिन और नए साल की शुरुआत जो है बाबा के भक्त जो है बाबा के साथ में जो है बाबा का दर्शन लेके शुरुआत करते हैं। तो हर साल जो है इस साल जो है लगभग 2.5 से 3 लाख साईं भक्त जो है वो दर्शन के लिए आने का अंदाज है। तो उसके हिसाब से सभी तैयारी जो है भक्तों को रहने के लिए अतिरिक्त मंडप व्यवस्था, उनके दर्शन की व्यवस्था, उनके प्रसाद भोजन की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्था जो है वो साईं बाबा संस्थान की ओर से की गई है। नए साल पर गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में रौनक बढ़ गई है। अरावली पर्वतमाला पर स्थित इस भव्य मंदिर में दूर दूर से लोग माता रानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। 28 दिसंबर से शाकंभरी नवरात्रि शुरू होने के कारण भी शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अंबाजी मंदिर में कई भक्त बड़ी बड़ी ध्वज लेकर अपनी मनोकामना के लिए आ रहे हैं। देवी माता धाम में शक्ति द्वार तक भक्तों की लंबी लंबी लाइन लगी है। 51 शक्तिपीठों में से अंबाजी का एक स्थान माना जाता है। यहाँ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव और बहुत वाइब्रेंट है। एंड मेरी कोशिश होती है कि हर बार जब भी नवरात्रि हो मैं माँ के पास आ जाऊं और जितना समय मुझे मिले मैं सबसे ज्यादा माँ के पास रहूं। नए साल के मौके पर अंबाजी मंदिर आने वाले भक्तों की तादाद में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने विशेष इंतजाम भी किए हैं। शिरडी से नितिन राणे, अंबाजी से शक्ति सिंह परमार, गुड न्यूज टुडे। चलिए कुछ और खबरें दिखा दें आपको। अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी का महापर्व मनाया जा रहा है। रामलला के विशेष अभिषेक की तैयारियां लगातार चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर रामलला के गंगोत्री और यमुनोत्री के जल से विशेष अभिषेक की तैयारियां तमाम हैं। नए साल पर भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर अलौकिक और दिव्य आभा से आलोकित है। अयोध्या में महोत्सव का माहौल है। भगवान राम के मंदिर पे दूसरा वार्षिक उत्सव की तैयारी है। वो 31 दिसंबर को उसको लेकर लोग तरह तरह की चीजें लाके अर्पित कर रहे हैं रामलला को। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर रामलला के भव्य अभिषेक एवं विशेष अनुष्ठानों के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री से पावन जल अयोध्या पहुंच चुका है। पिछली बार हमने गंगा जल यमुना जल लाए हैं और गंगा जल यमुना जल रामलला को जो अभिषेक होता है, द्वादशी पूजन होता है, उसमें समर्पित होता है। उत्तराखंड से लाई गई विशेष सुगंधित देवदार की लकड़ियों, ब्रह्म कमल के फूल और पत्तियों से वैदिक विधि के अनुसार महाहवन की भी भव्य तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस महाहवन से रामनगरी का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर होगा। देवदार की लकड़ी की सुगंध और ब्रह्म कमल फूलों की पवित्रता इस अनुष्ठान को विशिष्ट और अद्वितीय बनाने वाली है। हमारे यहाँ जो ब्रह्म कमल है, जो राज्य पुष्प है, उसके साथ हमारे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं केदार पात्री है, इसका भी हवन में शुभ कार्य के लिए उपयोग होता है। ये लकड़ी बर्फ की उस तलहटी में उगती है जहाँ पे बर्फ 10 फुट 15 फुट जमी होती है, तो वहाँ पे लकड़ी होती है और इसे देवता का द्वार कहते हैं। देवता का द्वार है ये, इसलिए इसे देवदार कहते हैं हम इसे। आयोजन समिति का कहना है कि हर सामग्री को भाव और श्रद्धा के साथ रामलला को समर्पित किया जाएगा ताकि उनका स्वागत पूर्णतः दिव्य और भव्य स्वरूप में हो। कल यानी 31 दिसंबर को पौष शुक्ल द्वितीया की तिथि पड़ रही है, जब रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 2 साल पूरे हो रहे हैं।
इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने पर यहाँ कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अवसर पर अंगद टीला के प्रांगण में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। रामचरितमानस का संगीतमय 5 दिवसीय पारायण, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी के माध्यम से भगवान राम के जीवन की लीलाओं का वर्णन, राम कथा, देश के तमाम ख्यातिनाम गायक, वादक, नृत्य तज्ञ लोग भगवान को अपनी विद्याओं से, लीलाओं से प्रसन्न करने का काम करेंगे। बधाई गान होगा। छत्तीसगढ़ के बाबा घासीदास विश्वविद्यालय के लोग भगवान राम का मंचन करेंगे 2 दिन तक। महाराष्ट्र की 300 महिलाएं विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण कर रही हैं। रामनगरी में इन कार्यक्रमों को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो सुग्रीव पथ से अंगद टीला पर आ सकते हैं। कार्यक्रम कल से शुरू हो चुके हैं और 1 जनवरी तक चलेंगे। कल कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक से आई श्री राम प्रतिमा के अनावरण के साथ हुई, जब रामनगरी अयोध्या एक बार फिर श्रद्धा, कला और आध्यात्मिक वैभव की साक्षी बनी। इस अनुपम कृति का अनावरण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया। ये स्वर्ण रत्न जड़ित प्रतिमा अयोध्या के यात्री सुविधा केंद्र में स्थापित की गई है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु सहजता से इसके दर्शन कर सकें। इस दौरान दूर दूर से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जो भी वाहन आ रहे हैं उनकी प्रॉपर पार्किंग, जो हमारे बैरियर्स हैं जहां पर नो व्हीकल जोन बनाया गया है उसका क्रियान्वयन, मंदिर के अंदर की सुरक्षा और बाकी जो धार्मिक स्थान हैं जहां पर श्रद्धालुओं का आवागमन भारी संख्या में होता है वहां की सुरक्षा के लिए भी गस्टेड ऑफिसर्स की निगरानी में ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग के लिए बैरियर लगा करके चेकिंग के भी निर्देश दिए गए हैं, जो आज से स्टार्ट हो जाएंगे। ये समय जो है जहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है उसमें उनका यहाँ पर उनकी यात्रा सुगम हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो और उनको जो भी प्रशासन और पुलिस द्वारा इस मौसम को भी देखते हुए जो सुविधा दी जानी है उस संबंध में भी बैठक की गई है और ये सारी तैयारियां आज से स्टार्ट हुई हैं। 29 दिसंबर से शुरू हुए कार्यक्रमों के ऐतिहासिक क्षणों ने अयोध्या की धार्मिक गरिमा को और ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अयोध्या एक बार फिर आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक गौरव के शिखर पर खड़ी दिखाई दे रही है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नया साल शुरू होने से पहले बड़ी तादाद में लोग देश विदेश में अलग अलग जगहों पर घूमने निकले हैं। कोई बर्फीले पहाड़ों पर नया साल मनाने गया था तो कोई जंगल सफारी के लिए निकला है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा लोग धार्मिक स्थलों पर दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे देश के बड़े मंदिरों में नए साल से पहले पहुंचे श्रद्धालुओं की तस्वीरें। अगर आप भी नए साल पर प्रसिद्ध मंदिरों में जा रहे हैं तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए। नया साल शुरू होने से पहले देश के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। हर कोई नए साल के लिए भगवान का आशीर्वाद लेना चाहता है। आने वाला साल शुभ हो, इसके लिए भगवान से मंगल कामना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद देखकर लगता है नए साल के शुरुआती दिनों में भी मंदिरों में तांता लगा रहेगा। जबरदस्त ठंड के बीच काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। नए साल पर ज्योतिर्लिंग धाम में दर्शन के लिए दुनिया भर से भक्त आए हैं। लगभग 4 लाख श्रद्धालु हर दिन दर्शन के लिए काशी पहुंच रहे हैं। भीड़ है, ठंड भी है और वो निष्ठा भी है लोगों की। काफी लोग मतलब प्रसन्न भी है। नए साल की शुरुआत हो रही है भगवान के दर्शन से, इससे बढ़िया बात क्या होगी। नए साल पर भारी भीड़ को देखते हुए कई इंतजाम किए जा रहे हैं।
मंदिर प्रशासन ने पहले ही वीआईपी दर्शन, विशिष्ट आग्रह दर्शन और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी है। सबसे बड़ी समस्या भीड़ को लेकर जो है उसको लेकर खास ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसा बताया जा रहा है कि प्रतिदिन 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु मंदिर में आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 9 वर्ष पर ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। नए साल से पहले देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं का अंबार लगा है। 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल इस मंदिर में लोग दूर दूर से महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नए साल पर श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद को देखते हुए मंदिर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में पूजा करने के लिए सामान्य लाइन के साथ 600 रुपए में शीघ्र दर्शन की भी सुविधा रहेगी। वहीं वीआईपी पूजा पर रोक रहेगी। बाबा मंदिर में भक्तों का आना शुरू हो गया है। नया वर्ष को लेकर के जो है भक्त यहाँ अभी आना शुरू कर दिए हैं। यहाँ भीड़ काफी लग रही है। अभी प्रतिदिन 70 से 80 हजार की भीड़ आ रही है। जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन नव वर्ष को देखते हुए सारी तैयारियां पूरी कर ली है। नए साल पर गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर में भी आस्था का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। बीते 5 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और अब नए साल के शुभारंभ पर करीब 3 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। भगवान से प्रार्थना की कि आज ये साल फिर से 2026 हमारे लिए अच्छा रहे, सुखाकारी रहे। नए साल से पहले भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए रोज 1.5 लाख लोग दुनिया भर से पहुंच रहे हैं। मंदिर में पहुंचने वाले भक्त अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे हैं। सारे भक्त तो आएंगे इसे नव वर्ष प्रभु के पास ही बनाना चाहेंगे। ये आनंद आ रहा है, बहुत राधे राधे, बहुत आनंद आ रहा है। वृंदावन की गलियों में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। नए साल के मौके पर अपार भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसी के मद्देनजर मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से 5 जनवरी तक वृंदावन आने से बचने की अपील की है। इस तरह के जो हालात हैं, जो हालात जो दिख रहे हैं, ये 25 दिसंबर से यहाँ भीड़ के यही हालात हैं और भीड़ बड़े तादाद में यहाँ पर आ रही है। लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। तो जो नया साल है, हर कोई भक्त चाहता है कि हम नया साल प्रभु बांके बिहारी की शरण में आके मनाएं और अपने आराध्य का दर्शन करें। तो इसी कारण भीड़ का दबाव बराबर बढ़ता चला जा रहा है। मदन गोपाल शर्मा, बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन। आज वैकुंठ एकादशी का शुभ योग है। वैकुंठ एकादशी पर मंगल ही मंगल की कामना की जा रही है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा से संतान सुख, लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना पूरी होती है। इस महापर्व से जुड़ी भक्तों की मान्यता, महत्व और शुभ मुहूर्त बताते हैं। साथ ही साथ उत्तर से लेकर दक्षिण भारत के मंदिरों में वैकुंठ एकादशी की रौनक आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आज वैकुंठ एकादशी मनाई जा रही है। इसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि वैकुंठ एकादशी का व्रत करने से संतान प्राप्ति की हर बाधा का समाधान है। विद्वानों के मुताबिक पौष मास की पुत्रदा एकादशी पर कुछ महा उपायों से आप अपनी संतान संबंधी हर परेशानी का अंत कर सकते हैं, क्योंकि नारायण की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। श्री हरि की उपासना ऐसी है कि इसके प्रताप से समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना गया है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक ये व्रत हर तरह से शुभ और लाभ का कारक है। पुत्रदा अर्थात पुत्र प्राप्त करने के लिए इस एकादशी का व्रत किया जाता है। इसके पीछे एक कथा है कि जब एक बार एक राजा थे सुकेतुमान, उनकी पत्नी थी सैव्या, उन्हें कोई भी संतान नहीं था, यानी निसंतान थे। तो काफ़ी पूजा पाठ इत्यादि किया उन्होंने और उसके बाद वो ऋषियों के पास गए। तो सभी ऋषियों ने विचार करके उनको उस दिन बताया कि आप पौष मास की पुत्रदा एकादशी के दिन जो है भगवान श्री हरि विष्णु का से प्रार्थना करें और उस दिन व्रत करें, उनकी कथा सुनें, तो आपको निश्चित ही एक योग्य संतान की प्राप्ति होगी।
और जब राजा ने इस पुत्रदा एकादशी का व्रत किया तो उसके पश्चात एक जो है सुयोग्य बालक उनको प्राप्त हुआ। साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है, एक पौष मास के महीने में तो दूसरी सावन के महीने में। इन एकादशी पर श्री हरि को प्रसन्न करके उत्तम संतान का वरदान हासिल किया जा सकता है। बैकुंठ या पुत्रदा एकादशी का महत्व। व्रत संतान प्राप्ति, संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाता है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का निवारण हो जाता है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत आज किया जा रहा है। इस शुभ तिथि पर कई महा उपायों के साथ ही तुलसी पूजन और पीपल की उपासना का भी विधान है। बैकुंठ एकादशी पर करें महा उपाय। तुलसी के समक्ष घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे पर लाल रंग का धागा बांधें। साथ ही तुलसी का पाठ भी कर सकते हैं। तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। ऐसा करने से पूर्वजों की कृपा बरसती है। घर में सुख समृद्धि के साथ ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माना जाता है कि इस एकादशी पर स्वयं नारायण उद्धार करते हैं। ये एकादशी सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी धूमधाम से मनाई जाती है। त्रिची के श्रीरंग के श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर में बैकुंठ एकादशी पागल पाथु पर्व के नाम से मनाई जाती है। इस दिन लोग श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में सुबह से ही श्री हरि पूजन में लग जाते हैं और फिर यहाँ श्री हरि की शाही सवारी निकाली जाती है। यहाँ भी ये पर्व सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति का कारक माना जाता है। कहते हैं कि ये एक ऐसा शुभ दिन है जब कान्हा की कृपा से संतान सुख का वरदान हर साधक को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज फिर उम्मीद है बेटियों से। भारत और श्रीलंका के बीच महिला T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। ये मैच तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे से होगा। अब तक भारतीय महिला टीम का शानदार प्रदर्शन रहा है। बिल्कुल गुंजा, देखिए आज सीरीज जो है 5-0 से जीतने पर निगाहें सबकी रहेंगी। भारत सीरीज में 4-0 से ऑलरेडी आगे है। चौथे T20 में श्रीलंका को 30 रनों से हमने माती थी। भारतीय महिला टीम ने T20 सीरीज में 221 रनों का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, दूसरे खिलाड़ियों ने भी अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। यानी देखिए आज जीते तो क्लीन स्वीप तो होगी।